नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस राहुल सर क्लासेस में। आज हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर बात करने वाले हैं और आप लोग को भली भांति ये बात पता होगी कि भारत की जो संविधान है भारत का, उसकी जो प्रस्तावना है वहाँ से किसी भी एग्जाम में और जो प्रश्न आते हैं वो उनकी प्रकृति आपको पता होगी। पीवाईक्यू अगर आपने कभी सॉल्व किए होंगे तो वो आप जानते होंगे कि यहाँ से प्रश्न लगातार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब सवाल ये उठता है यहाँ पे कि अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं और हमें इस प्रस्तावना को पढ़ने के लिए क्या क्या जरूरी है, कौन से पॉइंट्स हमको ध्यान देने होंगे। ठीक है, प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं, ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे। अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं तो बहुत अच्छे से पता होगा कि प्रश्न यहाँ से हर साल आपको देखने को मिल जाएंगे, कोई भी एग्जाम हो। ठीक, तो प्रश्न कुछ प्रकृति कुछ इस प्रकार की आपको देखने को मिल जाएगी कि क्या प्रस्तावना में जो शब्द बाद में जोड़े गए, मूल संविधान की प्रस्तावना क्या थी, उसमें जो बाद में कुछ शब्द जोड़े गए तो वो कब जोड़े गए, किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए, कौन कौन से शब्द जुड़े थे। ठीक है, उसके बाद आपसे ये पूछा जाता है कि इस प्रस्तावना को लेकर कई सारे महापुरुषों ने कुछ कथन कहे हैं, कुछ वाक्य कहे हैं, तो वो किसके द्वारा कथन कहा गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये पूछा जाता है क्या संविधान में जो प्रस्तावना है क्या वो संविधान का अंग है तो क्यों है और नहीं तो क्यों नहीं। उसके बारे में कुछ केसेस हुए हैं, उस सब के बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है, जैसे बेरुवादी केस हो गया और आपका केशवानंद केस हो गया। उसके बाद जैसे कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, क्या हम प्रस्तावना में अमेंडमेंट कर सकते हैं, क्या संशोधन कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो उसका माध्यम क्या है, किस माध्यम से हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं और लगातार आपसे पूछे गए हैं। प्रश्न लगभग रिपीटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ी भाषा या ऑप्शन चेंज करके लगातार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, एसआई, बैंक, रेलवे, एसएससी, जो भी एग्जाम है यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। पॉलिटी एक ऐसा सेगमेंट है और सेगमेंट के साथ साथ आप देखेंगे कि पॉलिटी लगातार जो है चर्चा में बना रहता है। इसी कारणवश यहाँ पे प्रश्न लगातार यहाँ से बढ़ते रहते हैं, प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो संविधान है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। अगर मैं आपसे एक बात कहूं तो इस परिवेश में कुछ गलत नहीं होगा कि आज की लोकतांत्रिक भारत की संपूर्ण संरचना और दिशा को समझने के लिए संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना आवश्यक लगता है। ठीक, और वहीं देखा जाए तो यह केवल नागरिक और उनके अधिकारों या कर्तव्यों या उनका केवल मार्गदर्शन नहीं करती, बल्कि अगर देखें तो राष्ट्र की एकता और अखंडता और गरिमा का भी ये आधार बनी हुई है। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को और डीपली थोड़ा समझें तो कुछ जैसे लोग हैं जो महापुरुष हैं, उन्होंने कुछ कहा। जैसे मुझे ठाकुर भार्गव दास की जो एक पंक्ति है, जो कथन है इसके बारे में, वो मुझे अभी याद आया, तो मैं आपको चर्चा करता हूँ कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा। ये पूछा जाता है कि प्रस्तावना को संविधान जो आत्मा किसने कहा है, तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि संविधान जो है प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा और गहना है। और उनका कहना है कि वास्तव में प्रस्तावना भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार है, जो हमें बताती है कि भारतीय राज्य का स्वरूप और लक्षण कैसा होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप कभी कोई बुक लेके आते होंगे तो उसमें पहले एक पैराग्राफ दिया होता है, उसमें उसके बारे में लिखा होता है कि क्या इस बुक में आप जानने वाले हैं, किस बारे में ये बुक लिखी गई है। तो एक बेसिक नॉलेज आपको वहां पे दी जाती है। तो कुछ उसी प्रकार से आप इस चीज को देखेंगे। इसी से संबंधित आप ये भी समझेंगे इस प्रस्तावना में कि प्रस्तावना जब इसका स्वरूप लाया गया, इसका प्रस्ताव लाया गया तो किसके द्वारा लाया गया, कब लाया गया, कब प्रस्ताव पारित हुआ, कब इसको हमने शामिल किया संविधान में। तो ये सारे चीज भी आपको प्रश्न आंसर यहाँ से मिलने वाले हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं सारा कुछ इसमें कवर कर दूंगा, लेकिन हाँ मैं आपसे इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने इसको 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ लिया तो यकीन मानिए कि इससे बाहर प्रश्न आपके नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अगर आप देखेंगे तो मैं कलर चूज कर लेता हूं। तो अगर आप देखें तो मैंने अभी आपसे जैसे कहा कि संविधान के आत्मा और दर्शन को समझने की एक यात्रा है ये। तो आइए पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी प्रस्तावना है क्या। आपको यहाँ स्लाइड पे दिख रहा होगा,
मेरे साथ आप लोग भी रिपीट करेंगे, जिससे कि आपको भी थोड़ी बहुत ये याद हो जाए। मैं तो ये कहूँगा कि आपको ये रटी होनी चाहिए, ठीक है। आपको प्रस्तावना, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो आपको एकदम रटी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारी प्रस्तावना में क्या क्या लिखित है। तो आइए देखिए, ये भी प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि हम भारत के लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये पूछा जाता है कि इसमें जो शक्ति है तो किसके द्वारा, यानी हम भारतीयों के द्वारा जो शक्ति है वो मिली हुई है। तो यानी कि हम लास्ट शक्ति हम ही लोग हैं, यानी कि आप सब हैं, यानी कि भारत के नागरिक हैं। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, स्थिति और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति माघ शुक्ल सप्तमी सम्मत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये थी हमारी प्रस्तावना। अब आपने इसमें देखा होगा कि कहीं पे कुछ डेट मिली है, कहीं पे कुछ शब्द मिले हैं, और उन शब्दों के बारे में यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपको पहले ही शब्द मिला, हम भारत के लोग, तो पावर की बात करें तो हम भारत के लोग। उसके बाद आपने यहाँ देखा कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात की गई है। अब इसमें जो 1976 था, यानी 42वां संविधान संशोधन जो हुआ, उसके तहत 3 शब्द यहाँ पे जोड़े गए थे। उसमें से एक शब्द था आपका समाजवादी, दूसरा था पंथ निरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। इसके बारे में आगे समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता रहे कि कहाँ कहाँ पे इस पर बात की गई है। आगे अगर बात करें तो इसमें न्याय की बात की गई है। कौन कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। पूछा जाता है आपसे कि कितने प्रकार के न्यायों की बात की गई है, तो 3 प्रकार के न्यायों की बात की गई है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब वहीं पे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगी इसमें स्वतंत्रता की बात की गई है। और स्वतंत्रता की जो बात की गई है वो कौन कौन सी स्वतंत्रता? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। यानी आपसे ये भी पूछा जाता है कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ठीक है। आर्टिकल 19 में भी आपको स्वतंत्रता देखने को मिलती है। वहां 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपको देखने को मिलेगी। तो जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ा रहे होंगे तब हम वहां पे इसकी चर्चा कर देंगे। फिलहाल अभी केवल हम प्रस्तावना पे बात करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने देखा होगा कि आज दिनांक 26 नवंबर यानी 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया? इस प्रस्तावना को क्या कर लिया गया? संविधान का जो है एक संविधान के संबंध में इसको पारित किया गया, यानी कि मान लिया गया। आपको पता होगा कि हमने संविधान को पूर्ण रूप से कब पारित जो आप अंगीकृत किया? तो 1950 में। कब? 26 नवंबर, सॉरी 26 जनवरी। लेकिन हमने स्टार्ट जैसे ही 26 नवंबर 1949 को इसको आंशिक रूप से इसको लागू कर दिया था। इसके कुछ आर्टिकल है, मैं आपको बताऊंगा। उन आर्टिकलों के साथ हमने संविधान को लागू कर दिया था, ठीक है। तो इस तरीके के यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब देर नहीं करनी है, स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब मैंने आपको जहाँ पे चर्चा कर ली है। एक एक करके पॉइंट्स को हम समझते हैं। चलिए, प्रस्तावना का स्रोत और प्रकृति को समझने का प्रयास करते हैं। अब आपसे ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि हमने प्रस्तावना को कहाँ से ग्रहण किया है या कहाँ से इसकी प्रेरणा ली है। आपका आंसर होना चाहिए अमेरिका। कहाँ से? अमेरिका से, ठीक है। अब मैं आपसे एक और यहीं पे बात कर देता हूं कि हमने प्रस्तावना तो अमेरिका से लिया है, यानी अमेरिका से इसकी प्रेरणा तो ली है,
लेकिन इस प्रस्तावना हमने जो भाषा का प्रयोग किया है वो भाषा का प्रयोग हमने कहां से किया है, तो यहीं पे आप नोट कर लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्या याद रखेंगे? ऑस्ट्रेलिया। यहीं से हमने इसको, भाषा की अगर बात की जाए आपसे, किसकी? प्रस्तावना की भाषा की, तो कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन अगर प्रस्तावना का मूल स्वरूप पूछा जाए तो वो कहां से? अमेरिका से। दोनों पॉइंट याद रखेंगे, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसी में अगर आप देखें तो मैंने आपसे बात की थी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की। तो ये जो सामाजिक और आर्थिक न्याय है ये कहां से लिए गए हैं, तो मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूं कि ये हमारे रूस से लिए गए हैं। किससे? रूस से। ठीक है, याद रखिएगा किस चीज की बात कर रहे हैं? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की। कहां से लिए गए? रूस से। अब यहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि हमने और इसमें बात की थी कि जो स्वतंत्रता, समता और जो बंधुत्व की जब हमने बात की थी, तो स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व जो है कहां से लिया गया है, तो वो आपका लिया गया है फ्रांस से। याद रखेंगे, ये सब पूछा जाता है बच्चे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसी में एक एक करके समझेंगे कि अब ये देखते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। अगर है तो कैसे, अगर नहीं है तो क्यों नहीं था, कब नहीं था, कब इसको चेंज किया गया। तो चलिए समझते हैं। ठीक, अब यहीं पे अगर चार स्तंभ की बात आई तो मैं एक एक करके आपको बात कर देता हूं। देखिए, यहां मैंने आपको क्लियरली दे दिया गया है कि जस्टिस की, न्याय की जो हमने बात की थी। ठीक है, तो कौन कौन से न्याय की? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। वहीं पे हमने बात की थी स्वतंत्रता की, तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की थी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। ठीक है, याद है ना? अब वहीं पे मैंने बात की थी इक्वालिटी की, समानता की। एक्चुअली ये समता मिलता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई, यानी कि समता किस प्रकार की? प्रतिष्ठित और अवसर की समता। ठीक है, ये जो आपके चार स्तंभ आपको देखने को मिल रहे हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो अगला है हमारा बंधुत्व। बंधुत्व, इसके बारे में अगर देखें तो एक प्रकार का बंधुत्व। कैसा बंधुत्व? राष्ट्रीय एकता और अखंडता की सुरक्षा, जो देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी हो। ठीक है, यानी कि बंधुत्व की बात करें तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता की सुरक्षा के बारे में। तो ये चार स्तंभ यहाँ पे देखे जाते हैं। कौन कौन से? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, और बंधुत्व। यहाँ पे आपको समता मिलेगा देखने को। मैं कभी फुर्सत में आपको बताऊंगा कि समानता और समता में क्या अंतर है। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो यहाँ पे मैं इतना डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली दी गई है, इसके बारे में जान लेते हैं। सॉरी, तो प्रस्तावना के जो महत्वपूर्ण शब्द है उसके बारे में देखें तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा सॉवरेन, यानी संप्रभु, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। याद है आपको? प्रस्तावना शुरू में हमने लोग पढ़ी थी ना मिलके, तो उसी में आप देखेंगे संप्रभु। ये भारत की किसी बाहरी शक्ति से पूर्णतः स्वतंत्र और आत्मनिर्भर राष्ट्र का एक बात करती है। ऐसा देश जो आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति रखता हो, यानी वो किसी के अधीन नहीं है, वो किसी का गुलाम नहीं है, संप्रभु है। ठीक है, अगला शब्द, अगला शब्द क्या है आपका? समाजवाद। समाजवाद को अगर समझें तो देखिए, ये कोई मार्क्सवाद और उसका समाजवाद की बात नहीं हो रही। यहाँ हम समाजवाद की बात करेंगे गांधी और जो नेहरू की विचारधारा से प्रभावित समाजवाद। ठीक है, यानी लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे मैं अगर आपको ये सब बहुत अच्छे से डिफाइन करने लग जाऊंगा, एक एक चीजों को ओपन करने लगूंगा, तो ये वीडियो लगभग 2 से ढाई 3 घंटे का हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये समझ रहा हूँ कि इतना ज्यादा आपको अभी आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको इस पर भी क्लास चाहिए होगा तो मुझे आप बोलेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस पर अलग से दे दूंगा क्लास आपको। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ पे ये समझेंगे कि समाजवादी, जो समाजवाद की बात हो रही है, सोशलिस्ट की बात हो रही है, तो समाज में समाजवाद जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उद्देश्य है। तो कैसा समाजवाद? हमारे प्रस्तावना में समाजवाद किस प्रकार का समाजवाद? जो गांधी और नेहरू की विचारधारा से प्रभावित है, यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद की बात हो रही है। याद रखेंगे, बस इतना काफी है आपके लिए। ठीक है, अब अगला शब्द है आपका पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष की अगर बात करें तो सभी धर्मों के प्रति सम्मान दृष्टिकोण और राज्य का तटस्थ रुख अपनाना। यानी कि आप ऐसे देख सकते हैं इसको कि
राज्य का यानी गवर्नमेंट का या सरकार का या राज्य का या राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई राष्ट्र है या कोई सरकार है तो वो एक पर्टिकुलर धर्म माने, नहीं, वो सभी धर्मों को साथ लेकर के चलेगी, इसलिए पंथ निरपेक्ष की बात की गई यहाँ पे। तो कह सकते हैं कि जिसका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होता और राज्य सभी वर्गों के साथ समान व्यवहार करेगा, यानी चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके साथ। राज्य ऐसा नहीं करेगा कि मुस्लिम व्यक्ति से लेकर के टैक्स और वो उस खर्च को पर्सनली धार्मिक रूप से जो है आपके हिंदू धर्म पे या बौद्ध धर्म पे या किसी पे खर्च करे, नहीं, वो सेकुलर चीजों की बात करेगा। यानी उनका सीधा मतलब ये होगा कि वो सभी धर्मों को समान भाव से देखेंगे और राज्य का अपना खुद का कोई ऐसा धर्म नहीं होगा। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो बिलोंग करते हैं जो है आपके हिंदू धर्म से, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने धर्म को, यानी कि वो अगर व्यक्ति के तौर पर देखें तो वो हिंदू धर्म से है, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री के पद पे हैं तब उनकी खुद प्रधानमंत्री के पद का कोई धर्म नहीं होगा। बस इतना समझिएगा, ठीक है। अगला शब्द है हमारा लोकतांत्रिक, यानी लोकतंत्र की बात हो रही है। लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, यानी यहाँ पे क्या होगा कि राजवंश नहीं है, मतलब उस व्यक्ति का बेटा ही जाकर के वो बनेगा, नहीं, यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ लोगों के द्वारा चुने हुए लोग यहाँ पे शामिल होंगे। यानी कि क्या होगा कि जहां अंतिम शक्ति किसमें होगी, जनता में निहित होगी। तो लोकतंत्र की अगर बात करें तो जहां अंतिम शक्ति या जनता द्वारा निर्मित शासन ही की व्यवस्था करना लोकतांत्रिक कहलाता है, ठीक है। मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूं कि इन शब्दों का काफी काफी बड़ा मतलब होता है, काफी अगर आप डीप में जाएंगे तब आपके इसके बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगे, लेकिन जितना जरूरी है मैं यहाँ पे आपसे बात कर ले रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं आएगा, आप परेशान मत होइए। प्रीलिम के लिए तो बिल्कुल नहीं, और खास करके जो वन एग्जाम होते हैं तो उनको तो बिल्कुल, मैं जितना बोल रहा हूँ इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए, अगला शब्द है अपना गणराज्य। गणराज्य का क्या मतलब है, तो अगर गणराज्य की बात करें आप तो जो सर्वोच्च पद का जो जनता द्वारा निर्वाचन, ऐसे समझिए, ऐसा देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता हो। अब मान लीजिए आपके जो राष्ट्रपति जी हैं, क्या वो ऐसे ही मान लिया जाता है कि हाँ इस व्यक्ति को उठा के खड़ा करके राष्ट्रपति बना दिया जाए, नहीं, पर्टिकुलर एक चुनाव होता है और हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो जाकर के उनको वोट करते हैं। क्योंकि क्या है, सब लोग जाकर के वोट करेंगे तो ये थोड़ा सा लचीला मतलब काफी जटिल हो जाएगा। तो कोशिश ये की गई है कि हम हमारे द्वारा जो प्रतिनिधि हैं, क्योंकि हमने उनको वोट दिया है, वो वहां पे उनको चुनते हैं, तो ये उसकी बात की गई है। बात करेंगे कि राष्ट्रपति का भी जब बात करेंगे, जब बात पढ़ रहे होंगे हम लोग, तो राष्ट्रपति के बारे में भी समझेंगे, कैसा चुनाव उनका होता है, कौन कौन हिस्से लेता है, कौन पार्टिसिपेट, ये सारी चीजें देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे केवल और केवल प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हमने संप्रभु देखा, समाजवादी देखा, पंथ निरपेक्षता देखा और लोकतांत्रिक देखा और गणराज्य देखा, ठीक है। लोगों का तंत्र, लोकतांत्रिक, गणराज्य मतलब जहां पे लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976, मैंने आपसे शुरू में बोला था कि हमारे जो प्रियम्बल है उसमें कुछ शब्द जोड़े गए, तो वो शब्द कब जोड़े गए, तो 1976 में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। कौन कौन से शब्द थे वो, कब जोड़े गए, आपको पता चला कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से कौन से शब्द थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये शब्द पूछा जाता है कब जोड़े गए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। यहाँ आगे एक पॉइंट दिया है आप लोगों के लिए कि संशोधन का प्रभाव क्या था। इस संशोधन ने भारत की राष्ट्रीय पहचान को और भी मजबूत बनाया और समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष आदर्शों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की, ठीक है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये 3 शब्द जोड़े गए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगला ही पॉइंट हमारा है प्रस्तावना की न्यायिक स्थिति। अब न्यायिक स्थिति की अगर बात करें
तो आपको यहाँ पे मुख्य रूप से दो केसेस देखने को मिल जाएंगे। एक होगा आपका बेरुवारी केस, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है बेरुवारी केस 1960 में, और दूसरा केस था केशवानंद भारती केस। ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। पहले 1973 वाले केस को समझते हैं, केशवानंद भारती केस को, और फिर आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली बेरुवारी जो यूनियन केस था उसमें क्या हुआ था, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे सीधे से बताता हूँ कि क्या हुआ कि एक बहस चल रही थी, क्या प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाना चाहिए या नहीं। अगर माना जाना चाहिए तो क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं। इस तरीके की जब प्रकृति सामने आई तो इस पे कई सारी चीजें हुई, जिसमें आपका जो पहला केस है आपको देखने को मुख्य रूप से मिलेगा बेरुवारी केस। तो इसमें यह कह दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यानी यहाँ पे ये कहा गया कि संविधान जो है प्रस्तावना का भाग नहीं है, अंग नहीं है, और इसलिए इसमें संशोधन नहीं हो सकता, असंशोधनीय है ये, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है कि केशवानंद भारती केस 1973 के द्वारा इसका स्वरूप बदल दिया जाता है, पलट दिया जाता है, क्योंकि जो जजमेंट आता है वो सीधे इसके विपरीत आता है और प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न हिस्सा मान लिया जाता है। अब जैसे ही जो है हिस्सा मान लिया जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि संशोधन उसमें किया जा सकता है। अब संशोधन किया जा सकता है तो क्या उसकी मूल संरचना को परिवर्तित किया जा सकता है, क्या उसकी जो मूल अवधारणा है क्या उसको परिवर्तित किया जा सकता है, तो कहा नहीं। तो यह संविधान की मूल संरचना को दर्शाती है और इसमें कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, यानी कि हम इसको न्याय का आधार नहीं मान सकते। अगर अब बात की जाए कि अगर इसको इसी के मामले इसको लेकर के अगर हम कोर्ट में चले जाएं या उसमें चले जाएं तो ये एक आधार नहीं हो सकता, ठीक है। आगे केवल मार्गदर्शन सिद्धांत का काम करती है। मैंने आपको बताया कि ये इसमें जो है संशोधन किया जा सकता है और ये न्यायिक स्थिति के रूप में अगर आप देखें तो केशवानंद भारती केस के माध्यम से इसको अभिन्न हिस्सा मान लिया गया। अब प्रश्न आपका ये आता है कि क्या इसमें जो संशोधन है वो संशोधन साधारण बहुमत के साथ होगा या 368 के आर्टिकल 368 यानी 368 के तहत होगा, या ऐसे ही अमेंडमेंट इसमें कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान का इसको हिस्सा मान लिया गया है, तो क्या होगा, जो अमेंडमेंट होगा वो 368 के तहत होगा। तो आइए उसके बारे में भी समझते हैं। मैं यहीं पे चर्चा कर दे रहा हूं इसके बारे में। तो प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। कैसे, आर्टिकल 368 के माध्यम से यह संभव हो गया। लेकिन एक चीज याद रखेंगे, आर्टिकल 368 के तहत हो रहा है लेकिन साधारण बहुमत से नहीं, ठीक है, साधारण बहुमत नहीं, कौन सा विशेष बहुमत यहाँ पे जरूरी है। दूसरा, आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि संसद और राज्य विधान जो मंडल है के कानूनों पर प्रस्ताव का प्रभाव कैसा पड़ेगा, यानी जो प्रस्तावना है उसका प्रभाव कैसा पड़ेगा। तो आप याद रखेंगे इस बात को कि प्रस्तावना में लिखे गए शब्द संसद और राज्य विधान मंडल के कानूनों को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, ओवरलैप नहीं कर सकते हैं। याद रखेंगे इस बात को, पूछा भी जाता है ये, ठीक है। और अगर बात की जाए मूल कर्तव्य के मामले में, इसको अगर देखें तो इस पर मूल कर्तव्य के मामले में क्या वरीयता दी गई है, तो आप समझिए इसको कि देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व की भावना मूल कर्तव्य, और इसको यहाँ से जोड़ के देखा जाता है, यानी कि हमारी जो प्रस्तावना है वो कहीं ना कहीं मूल कर्तव्य के उससे मेल खाती है, यानी कि हम उसका उद्देश्य मानते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम कैसा राष्ट्र चाहते हैं, कैसा राज्य चाहते हैं, तो उसने हमने क्या किया है, यानी कि हमारे जो संविधान सभा थी उसके माध्यम से हमें ये दर्शाया गया, हमको ये बताया गया कि राज्य कैसा होना चाहिए। उसके लिए राज्य के डीपीएसपी हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, अगर फंडामेंटल राइट है तो नीति निर्देशक तत्व भी वहां दिए गए हैं और कुछ ड्यूटी भी सौंपी गई हैं, तो उसके बारे में आप देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि 368 के तहत क्या है, संशोधन संभव है, साधारण बहुमत से नहीं, विशेष बहुमत से। दूसरा, और जो संसद है और राज्य विधानमंडल है उसके जो कानूनों को ओवरराइड नहीं करेगा ये, ठीक है, ये यहाँ पे मान लिया गया है। आगे बढ़ते हैं और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, अब देखिए जो उद्देश्य प्रस्ताव है अगर उसके बारे में देखें तो 13 दिसंबर कब
13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, किसके द्वारा लाया गया? पंडित नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। दो डेट मिल गई आपको, कौन कौन सी? 13 दिसंबर को ये प्रस्ताव लाया गया, प्रस्तुत किया गया, और 22 जनवरी 1947 को ये सर्वसम्मति से मान लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। प्रस्ताव लेकर कौन आया था? पंडित नेहरू। ये सब पूछे जाते हैं प्रश्न आपसे। अब इसको और आगे देखें आप, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने प्रस्ताव को अपनाया और यही दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रस्तावना का व्यवहारिक महत्व, इसको भी आप देख लीजिए क्या क्या व्यवहारिक महत्व यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यायिक मार्गदर्शन, जैसे न्यायालय संविधान की व्याख्या करते समय प्रस्तावना को सहायक साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से इसको मान लिया जाए, केवल सहायक हो सकता है ये, लेकिन इसके मामले पे ये पूरी तरीके से इस पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। ठीक है, मूल भावना को अगर आप देखें तो इस संविधान की मूल भावना को दर्शाती है और यह संविधान के निर्माताओं के आदर्शों को प्रकट करती है। यानी कि जो संविधान के निर्माता थे उनके आदर्श को ये प्रकट करती है, यानी प्रकृति को दिखाती है कि वो किस तरीके से अपनी सोच को रखते थे। ठीक है, और देखिए आज के परिवेश में इतना जो प्रकृति का जो परिवर्तन हुआ, जो परिवेश का परिवर्तन हुआ, उसके बावजूद भी ये हमारी जो प्रस्तावना कितनी रिलेवेंट आपको नजर आती है, ये आपको आज भी दिखता होगा। ठीक, शिक्षा का साधन, उसके माध्यम से अगर देखें तो नागरिकों को संवैधानिक मूल्यों की शिक्षा देने और राष्ट्रीय चेतना जगाने का काम करती है। ठीक है, तो ये आपके व्यवहारिक महत्व देख सकते हैं आप। आगे देखें तो जो महापुरुषों के कुछ विचार है, ठीक है, उसके बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ पर कुछ विचार आपको दिए गए हैं, जैसे N.A. पालकीवाल जी ने क्या कहा था इसके बारे में। देखिए ये बहुत पूछे जाते हैं आपसे, तो बहुत अच्छे से मैं आपसे ये बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि एक नहीं, 1 से 2 बार 3 बार इस वीडियो को आप रिपीट करके देख लेंगे। पीडीएफ अगर आप मांगेंगे तो मैं आपको दे दूंगा, लिंक में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये 1 से 2 बार 3 बार अगर आप रिपीट कर लेंगे तो प्रश्न यहाँ से बाहर आपका नहीं जाएगा, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने लगभग सारी चीजें यहाँ पे कवर कर दी हैं आपकी। ठीक, अब N.A. पालकीवाल जी ने क्या कहा है, कौन थे ये? प्रसिद्ध एक न्यायविद थे। तो इन्होंने जो कहा है वो प्रस्तावना संविधान का क्या है? परिचय पत्र। पूछा जाता है कि परिचय पत्र किसने कहा है संविधान का? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? तो N.A. पालकीवाल जी ने। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, इनके बारे में तो क्या ही कहा जाए, है ना, क्या व्यक्तित्व रहा इनका। खैर इनके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये देखते हैं कि अम्बेडकर जी ने क्या कहा है प्रस्तावना के बारे में। तो इनका मानना था कि प्रस्तावना संविधान का पवित्र दस्तावेज है। वो कहते थे कि प्रस्तावना संविधान की दार्शनिक दिशा दिखाती है और पवित्र संकल्प पत्र है ये। ठीक है, इसलिए ये पवित्र दस्तावेज के रूप में मानते हैं। कौन? भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, आगे एक नाम आता है आपका के.एम. मुंशी। ये तो बहुत पूछे गए हैं क्योंकि इन्होंने क्या कहा है, ये जन्म कुंडली कहा है किसकी? संविधान की। किसको? प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा, ये पूछा जाता है, तो आपका आंसर होगा के.एम. मुंशी। ठीक है, अब आपको एक और नाम मिलता है ठाकुरदास भार्गव। आपसे ये पूछा जाता है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, किसने कहा है? ठाकुर भारदास ने। कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखिए भीमराव अम्बेडकर जी ने आपके फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 32 को आत्मा कहा है। किसने? भीमराव अम्बेडकर जी ने। लेकिन प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव जी ने। याद रखेंगे इस बात को। ठीक, एक जहां तक मुझे याद आ रहा है वो भी आप बस सुन लीजिएगा, याद रहेगा आपको कि जो प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है, वो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी हैं, उन्होंने जो है सपनों का विचार कहा है। तो मान लीजिए अगर पूछा जाए आपसे तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक, तो मैंने यहाँ पे आपसे चर्चा की, लगभग आधे घंटे में हमारी प्रस्तावना को मैंने कोशिश की है कि जितना समेट सकता था मैंने समेटने का प्रयास किया है। हमने जाना इसमें कि हमारी प्रस्तावना क्या है, हमारी प्रस्तावना में जो शब्द हैं वो उनका महत्व क्या है, कब जोड़े गए, किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए, हमारी प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया, कब माना गया, क्या कब कहा क्या गया,
अगर इसमें संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसके बाद हमने देखा कि कुछ विचार हैं महापुरुषों के, उन्होंने क्या क्या कहा है। उसके बाद हमने इसमें देखा कि जो शब्द है उसके महत्व को समझा, उसके बारे में जाना हमने, ठीक है। और मैंने आपसे यहाँ पे ये भी कहा था कि अगर चाहे वो संसद हो, ठीक, या राज्य विधानमंडल हो, तो क्या इन दोनों पे अगर वरीयता दी जाए तो इन दोनों को दी जाएगी, न कि प्रस्तावना को। तो ये सारी चीजें की गई, मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे कोशिश की है कि आपको ये सब चीजें क्लियर करके बता दूं, ठीक है। फाइनली अगर हम आप यहाँ पे देखें तो शाश्वत एक महत्व देखें, बस आपके जानने के लिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि प्रस्तावना एक केवल औपचारिक नहीं है, यह भारत के लोकतांत्रिक आदर्शों, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता का जीवंत जो है प्रतीक है, ठीक है। अगर इसके बारे में देखें कि आज भी मैंने कहा था ना आपसे कि लगभग 75-76 वर्ष जो हो गए हैं, तब भी हमारे जो आदर्श है भारत के जो प्रस्तावना के, वो विकास की दिशा में निर्धारित करते हैं आज भी, यानी कि आज भी रिलेवेंट बने हुए हैं। और अब भविष्य के मार्गदर्शन को अगर आप देखें तो आने वाली पीढ़ियों के लिए संवैधानिक मूल्यों का स्थायी स्रोत यहाँ पे दिखाई देता है आपको। तो ये कुछ मुख्य बातें थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है। प्रस्तावना के मैंने जो है आपको स्टोरी बता दी कि कहाँ प्रस्तावना को किसके द्वारा जो है लाया गया, कब पेश किया गया, कब इसको पारित कर दिया गया। तो लगभग मैंने कोशिश की है कि यहाँ पे आपको हर चीज का आंसर दिया जाए, ठीक है। और मैंने ये भी बताया आपको कि जो शब्द थे वो कहाँ से लिए गए। जैसे प्रस्तावना, आपने देखा कि प्रस्तावना का जो भाषा ली गई है वो आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई, लेकिन प्रस्तावना का जो देश था वो कहाँ से लिया गया, वो अमेरिका से लिया गया है। तो इस प्रकार की मैंने आपसे चर्चा की है। आप बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इससे 1 से 2 बार 3 बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होगा, बहुत आसानी से आपका प्रश्न हो जाएगा। बस मैंने जो पॉइंट्स बात किए हैं, अगर आप चाहें तो नोट्स बना लीजिएगा उसका, ठीक है। केवल वो शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, ये लगभग आधे पेज में आपका नोट्स हो जाएगा, तो आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। चाहते चाहते मुझे एक बात याद आ गई है तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि जो यहाँ हम लोग कथन देख रहे थे, इसमें एक नाम और आता है जो मुझे याद आ गया है अचानक से, और वो कथन है आपका सुभाष कश्यप जी का। उन्होंने कहा था कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना आत्मा। ये पूछा गया था, मुझे अभी रिसेंटली याद आ गया, तो मैं आपको चर्चा कर दे रहा हूँ कि जो सुभाष कश्यप जी हैं जिन्होंने बुक लिखी है पॉलिटी की, उन्होंने कहा था कि संविधान जो शरीर है तो प्रस्तावना आत्मा या उसकी परछाई है। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो चलिए यहीं पे हम अपने वीडियो को विराम देते हैं। आशा करते हैं कि हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है, तो आप हमें सराह सकते हैं, आप हमें लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं। हमें इस बात का बहुत गर्व होगा कि आपने हमें पसंद किया, यानी हमारी वीडियो को लाइक किया, ठीक है। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, धन्यवाद।